हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरल रीफ के बारे में कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, इसे एसोसिएटेड एग्जांपल्स, डायग्राम्स एंड साइट एसोसिएटेड साइट इन इंडिया। ठीक है, तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं? एक डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम है। डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम। और ये फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स सिक्रेटेड बाय कोरल्स, प्राइमरली स्टोनी कोरल्स। ओके, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर सिक्रेट करते हैं स्टोनी कोरल्स, उससे बनते हैं कोरल रीफ्स। These reefs are among the most biologically rich and productive ecosystem on earth, supporting vast array of marine life। ठीक है, एक बायोलॉजिकल रिच एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, अंडर वाटर इकोसिस्टम। ओके, फिर आती है आगे इसमें कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के कितने टाइप की होती हैं। हमारे पास 3 टाइप की कोरल रीफ्स होती हैं। एक फ्रिंजिंग रीफ्स होती है और होती है एटोल एंड बैरियर रीफ, है ना। जो फ्रिंजिंग रीफ्स होती है वो ग्रो करती है डायरेक्टली फ्रॉम द शोर लाइन। ठीक है, ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड। एग्जाम्पल है इसके निंगालू रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर दिखाया जाए तो फ्रिंजिंग रीफ यहाँ पे दिखाई गई है, ये ग्रो करती है डायरेक्टली फ्रॉम द शोर लाइन। यहाँ देखिए, यहाँ पे आइलैंड है और आइलैंड के डायरेक्टली शोर लाइन के साथ फ्रिंजिंग रीफ ग्रो कर रही है। ओके, और सेकेंड आती है हमारे पास बैरियर रीफ। ओके, दीज रीफ्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय लगून। क्या होता है कि रीफ्स होती है, जैसे आपके पास आइलैंड होगा, है ना, फिर उसमें लगून आएगा। ओके, अगर दिखाऊँ मैं आपको, देखो यहाँ है आइलैंड शो किया हुआ, है ना, आइलैंड शो किया है और फिर लगून्स है आसपास। ठीक है, और उसके बाद जो सेपरेट कर रही है कोरल रीफ्स और आइलैंड को, वो लगून सेपरेट कर रही है। इस तरह की रीफ्स जो बनती है उसको हम बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, और थर्ड आती है हमारे पास अटोल टाइप। अटोल टाइप कोरल रीफ्स क्या होती है कि सबमर्ज रहती है। ओके, जैसे कि अटोल, these are ring shaped reefs that encircle a lagoon, usually formed from sinking of volcanic island। क्या होता है कि जो वोल्केनिक आइलैंड होता है वो सिंक कर जाता है। ठीक है, तो बचते हैं हमारे पास, आइलैंड सिंक कर गया तो बचेंगे क्या? लगून। उस लगून को एनसर्कल करेगी हमारी कोरल रीफ्स। इसका एग्जांपल है हमारे पास मालदीव्स अटोल। ठीक है, और बैरियर रीफ का एग्जांपल है द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। ओके, ऑस्ट्रेलिया की जो बैरियर रीफ्स हैं, ग्रेट बैरियर रीफ्स, वो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है वर्ल्ड में। ओके, फिर आती है हमारे पास कि ठीक है, तो हमने अगर हम गो थ्रू करें कोरल रीफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक तो ये, हाँ, अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है। ओके, और स्टोनी कोरल्स मोस्टली, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोनी कोरल्स एंड अदर कोरल्स, मोस्टली स्टोनी कोरल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर होता है मरीन इकोसिस्टम है ये। ओके, और बायोलॉजिकली रिच एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है अर्थ का। ठीक है, 3 टाइप की होती है। पहली आती है फ्रिंजिंग रीफ्स जो डायरेक्टली शोरलाइन के साथ ग्रो करती है। दूसरी आती है हमारे पास बैरियर रीफ, जो कि जिसको कि आइलैंड होगा, लगून होगा, है ना, और फिर कोरल रीफ्स होगी सेपरेटेड बाय लगून फ्रॉम द आइलैंड। ठीक है, एग्जांपल आ गया इसका ग्रेट बैरियर रीफ्स। ओके, और फिर आती है हमारे पास थर्ड अटोल। अटोल होती है रिंग शेप्ड, जो कि जिसमें क्या होता है कि आइलैंड जो है वो सिंक कर जाएगा और लगून को सराउंड करेगी, एनसर्कल करेगी। रिंग शेप्ड रीफ्स होती है, मालदीव में ये प्रेजेंट होती है। ओके, फिर आती है हमारे पास कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कोरल रीफ्स की। पहली इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें बहुत हाँ, तो ये एक्ट करती है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अराउंड 25% ऑफ ऑल मरीन स्पीसीज। ओके, हैबिटेट प्रोवाइड करती है जो मरीन स्पीशीज है हमारे पास, 25% ऑफ मरीन स्पीशीज इंक्लूडिंग फिश, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। ठीक है, सेकेंड है इसकी इंपॉर्टेंस कि इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल एरियाज। ठीक है, act as a natural barriers reducing wave energy and protecting coastlines from erosion। जैसे फ्लड वेव्स आती है उस टाइम ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कोस्टल रीजन को। ओके,
स्टॉर्म्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर फिशरीज एंड लाइवलीहुड, है ना, जो कोस्टल कम्युनिटी होती है वो डिपेंड करती है कोरल रीफ्स पे फॉर फिशिंग एंड टूरिज्म। ठीक है, फिशिंग और टूरिज्म के लिए जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है वो डिपेंड करती है कोरल रीफ्स पे। फिर मेडिसिनल रिसोर्सेज, कोरल रीफ्स ऑर्गेनिज्म आर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीज। मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स जो है कैंसर्स और बाकी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कोरल रीफ के ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है थ्रेट क्या है हमारी कोरल रीफ्स के लिए। तो थ्रेट आते हैं, चलो ठीक है, पहले हम इसको भी रिवाइज कर देते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इट एक्ट एज अ It act as a biodiversity hotspot. Uses, वेट, पता नहीं आज पेन में क्या ही दिक्कत आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वेट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कोरल रीफ्स के यूजेस, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पहला आएगा इट एक्ट एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। चलो ऐसे ही रिवाइज करवा देती हूँ आपको। Biodiversity hotspot and provide habitat for around 25% of all marine species including fish, mollusk and crustacean, and act as protection or barrier against flood erosion and storms। ठीक है, और कोस्टल कम्युनिटी डिपेंड करती है कोरल रीफ्स पे फॉर फिशिंग एंड टूरिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म है कोरल रीफ्स जिनको शेल्टर करती है वो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल भी यूज़ होते हैं। मतलब इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड अदर डिजीज़ के लिए इसके ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेट। अब आपको पता है कि वेरियस थ्रेट है, लाइक थ्रेट्स टू कोरल रीफ। हमारे को पता है कि जो कोरल रीफ्स है उससे एसोसिएटेड थ्रेट क्या क्या है, मतलब उसके लिए थ्रेट्स कौन कौन से हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, राइजिंग सी टेम्परेचर लीड टू कोरल ब्लीचिंग। ओके, वेयर कोरल एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गे लूजिंग देयर कलर एंड वाइटलिटी। क्या होता है कि जैसे कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर राइज होगा सरफेस का, तो उसमें जो कोरल्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एल्गे, हमारे को पता है कि एसोसिएशन में होता है कोरल एल्गेस के साथ, है ना, तो वो उसको एक्सपेल कर देता है, जिसकी वजह से जो कोरल का कलर होता है वो एल्गे की वजह से ही होता है और वो अपना कलर लूज कर देता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ओशन एसिडिफिकेशन। अब ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बाय सी वाटर रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वीकनिंग रीफ स्ट्रक्चर। क्या होगा कि जैसे ही सी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी ना, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट आयंस होंगे ना उनकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब हमारे को पता है कि अगर कोरल ने अपना स्केलेटन बनाना होगा तो उसके लिए उसे चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से उसका स्ट्रक्चर जो होता है रीफ स्ट्रक्चर वो वीक हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिग्रेड रीफ्स हेल्थ। ठीक है, फिर ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, है ना, अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक ब्लास्ट फिशिंग एंड साइनाइड फिशिंग डैमेज रीफ्स। ठीक है, ब्लास्ट फिशिंग और साइनाइड फिशिंग से भी ये डैमेज हो जाती है। फिर कोस्टल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन आप करोगे कोस्टल एरियाज़ के आसपास तो भी उन एक्टिविटी से कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोरल माइनिंग, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोरल फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिड्यूसेस रीफ्स रेजिलियंस। ठीक है, अब अगर आप एक्सट्रैक्शन करोगे कोरल रीफ की फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल तो वो उसकी रेजिलियंस, रीफ की रेजिलियंस रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कोस्टल डेवलपमेंट भी एक रीज़न है, ओवर फिशिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, पॉल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि थ्रेट है हमारे कोरल रीफ्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आता है टेम्परेचर, वाटर क्लैरिटी, सैलिनिटी एंड वाटर डेप्थ।
ठीक है। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होती है जिसमें कि कोरल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओके, रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर वाटर क्लैरिटी, क्लियर वाटर जो होता है अलाउ सनलाइट टू पेनिट्रेट एंड रीच द कोरल विच दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर जितना क्लियर होगा उतना बेटर होगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि जो सनलाइट होगी वो प्रॉपरली कोरल्स तक पहुंच पाएगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इजीली हो पाएगी। ठीक है। टेम्परेचर हमने बता दिया 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और फिर आती है सैलिनिटी। कोरल रीफ्स जनरली प्रेफर नॉर्मल सी वाटर सैलिनिटी, कि नॉर्मल जो सी वाटर की सैलिनिटी होती है ना वही प्रेफर करता है कोरल रीफ। उसके बाद आता है वाटर डेप्थ कितनी होती है। मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल्स लिव इन अ शैलो वाटर। ठीक है, कि शैलो वाटर में रहते हैं वेयर दे कैन एक्सेस सनलाइट। वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि सनलाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लोकेशन। लोकेशन कहाँ कहाँ है प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ एब्सेंट होती है। तो एब्सेंट होती है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कोस्टल करंट्स। अब वेस्ट कोस्ट आप देख लो, मतलब आपके पास आ गया ये साउथ अमेरिका वगैरह, वेस्ट कोस्ट उनका, तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे पेरू का करंट है आपके पास, पता है चिली के पास पेरू करंट होगा, कोल्ड करंट है एक तरह का, तो वहाँ पे कोरल एब्सेंट होगी। ओके, ये कोल्ड करंट क्या होता है, कूल्स द वार्म सरफेस वाटर एंड प्रिवेंट कोरल सर्वाइवल। ये कूल कर देता है सरफेस वाटर को, जिसकी वजह से कोरल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरल साइट्स इन इंडिया। कोरल साइट जो है, एक तो हमारे को पता है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद ओवर 4000 मरीन स्पीसीज। ओके, फिर आता है लक्षद्वीप अटॉल, है ना, लक्षद्वीप के पास अटॉल टाइप के होंगे कोरल्स, कंपोज्ड ऑफ वाइब्रेंट अटॉल्स एंड कोरल आइलैंड्स एंड वाइब्रेंट मरीन लाइफ। ठीक है। अगला है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, होम फॉर फ्रिंजिंग एंड बैरियर रीफ्स सपोर्टिंग यूनिक मरीन स्पीसीज। वहाँ पे कौन कौन सी होती है हमने देखा, लक्षद्वीप के पास अटॉल होगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास फ्रिंजिंग एंड बैरियर रीफ्स होती है। फिर आता है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, इंडिया फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है वहाँ पे, है ना, विद एक्सटेंसिव रीफ फॉर्मेशंस। अगर हम कंक्लूजन देखें तो कोरल रीफ्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग biodiversity and protecting coastline. However, anthropogenic threats and climate change pose a serious risk to their survival. Conservation efforts such as marine protected areas, sustainable tourism, reef restoration projects are crucial for ensuring the longevity of this fragile ecosystem. मतलब क्या है कि कुछ हमने कंजर्वेशन एफर्ट्स भी लगाए हैं, जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, सस्टेनेबल टूरिज्म हो गया, है ना, एंड रीफ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स जो है उसके अंडर हम कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।